मानव में भ्रूणीय परिवर्तन की क्रिया में अब तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मानव के जीवन चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के पश्चात हमने पढ़ा है नर जनन तंत्र में कौन सी संरचनाएं होती है, मादा जनन तंत्र में कौन सी संरचनाएं होती है। नर जनन तंत्र की संरचनाओं में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उन अंगों के कार्य क्या होते हैं तथा वो अंग शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं। इसी प्रकार से मादा जनन तंत्र की संरचना में हमने पढ़ा है कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय कहाँ प्रसिद्ध होते हैं, गर्भाशय कहाँ पर कितनी परतों से बना होता है और इनके कार्य क्या होते हैं। अब ये क्रिया पढ़ने के बाद में या नर और मादा जनन तंत्र की संरचना पढ़ने के पश्चात अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन नर और मादा के अंदर पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग जो कि नर में वृषण होते हैं और मादा में अंडाशय होते हैं। तो इन वृषणों और अंडाशयों में अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निर्माण या किस प्रकार से होता है। अब ये जो अंडाणु और शुक्राणु है इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अर्थात इन युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन, ठीक है। तो अब ये जो युग्मक जनन है, ये युग्मक जनन कहते किसको है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, नर और मादा जो जननांग होते हैं उन जननांगों में, ध्यान सुनिएगा, जननांगों में युग्मकों के जो निर्माण की क्रिया है, युग्मक निर्माण की क्रिया, उसी युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन, यानी नर के तो वृषणों में और मादा के अंडाशयों में, नर के वृषणों में शुक्राणु और मादा के अंडाशयों में अंडाणु निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्यों? क्योंकि युग्मक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये युग्मकों का निर्माण कब स्टार्ट होता है? युग्मक निर्माण लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात स्टार्ट होता है। लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात प्रारंभ होता है। अब ये जो लैंगिक परिपक्वता आने का जो समय है, इसी समय को कहते हैं प्यूबर्टी। यानी लैंगिक परिपक्वता आना क्या कहलाता है, प्यूबर्टी। तो ये कब होता है, प्यूबर्टी के बाद में होता है। अब इसके अंदर होता क्या है वो सुनिएगा। ये जो युग्मक जनन है, इस युग्मक जनन के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला जो है वो पहला कहलाता है शुक्र जनन। पहला क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन। और इसी शुक्र जनन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं शुक्र जनन की, तो ध्यान से सुनिएगा, शुक्र जनन की क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर नर के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण, वृषण में शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है, शुक्राणु निर्माण की क्रिया, उसी शुक्राणु निर्माण को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। अब ये जो शुक्र जनन है, क्या ये एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है? नहीं, ये शुक्र जनन की क्रिया भी 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो अब इसके 2 चरण कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला जो चरण है वो पहला चरण है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, इसी को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब ये जो शुक्राणु पूर्वी क्या होती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक जनन अंग में, या चाहे वृषण हो चाहे अंडाशय हो, उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि उसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती है और उन्हीं जनन कोशिकाओं को हमने कहा था जर्म सेल्स। अब ये जो जर्म सेल्स हैं, यही जर्म सेल्स डेवलप होती है किसमें, एक गोलाकार संरचना में, गोलाकार। और यही गोलाकार संरचना कैसी होती है, अगतिशील। कैसी होती है, अगतिशील संरचना में। और यही गोल और अगतिशील संरचना कहलाती है शुक्राणु पूर्वी, स्पर्मेटिड कहलाती है। तो इसी गोल अगतिशील शुक्राणु पूर्वी की जो निर्माण की क्रिया है, उसी निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और इसी को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो पहला इसका प्रकार कौन सा हो गया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, इसके अंदर जनन कोशिका से एक गोल अगतिशील शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब दूसरी जो अवस्था है वो दूसरी अवस्था क्या कहलाती है, तो जो दूसरी अवस्था है उस दूसरी अवस्था में ये जो शुक्राणु पूर्वी बनी है, उस शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है और इस क्रिया को कहते हैं शुक्र कायांतरण।
क्या कहते हैं? शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है इस क्रिया में शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, ये घटना क्या कहलाती है? शुक्र कायांतरण कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुक्र जनन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 2 चरणों में। पहला चरण है शुक्राणु जनन कोशिका से एक गोल और अगतिशील शुक्राणु पूर्वी यानी स्पर्मेटिड का निर्माण, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी जो अवस्था है या दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें एक गोल अगतिशील शुक्राणु पूर्वी से गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को शुक्र कायांतरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यानी ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फिर से 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब इसके 3 चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला जो चरण होता है वो पहला चरण आता है गुणन, फिर गुणन के बाद में दूसरा जो चरण आता है वो होता है वृद्धि, और तीसरा जो चरण होता है वो तीसरा चरण होता है परिपक्वन। तीसरा चरण कौन सा होता है? परिपक्वन। अब ये जो 3 चरण है, इन तीनों चरणों में इस शुक्र कायांतरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर बाद में जब इस शुक्राणु के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे या इसका जो पूर्ण निर्माण किस प्रकार से होता है इसको पढ़ने वाले हैं, तब समझ में आएगा। अब उसके बाद में दूसरा शुक्र जनन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रकार। अब दूसरा जो युग्मक जनन की क्रियाविधि है, इस दूसरी क्रियाविधि को कहते हैं अंड जनन। ठीक है, अब ये जो अंड जनन की क्रिया है, इसी अंड जनन की क्रिया को कहते हैं oogenesis। ठीक है, अब ये जो ऊ शब्द होता है ये जनरली ओवम के लिए काम में लिया जाता है, ये और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो इस प्रक्रिया में अंडाणु उत्पन्न होगा, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? oogenesis। तो यहाँ पर अंडाशय में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब ये जो अंड जनन की क्रियाविधि है, ये अंड जनन की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। अब इसके 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला जो चरण है वो पहला चरण कहलाता है गुणन। ठीक है, अब गुणन अवस्था में क्या होगा ये बाद में पढ़ेंगे हम। दूसरा जो चरण है वो चरण कहलाता है वृद्धि, और तीसरा जो चरण है वो चरण होता है परिपक्वन। यानी कितने चरणों में पूर्ण हो जाएगी? 3 चरणों में। गुणन, वृद्धि और परिपक्वन चरणों में पूर्ण होती है। अब ये जो तीनों चरण है, इन तीनों चरणों में से जो वृद्धि अवस्था है, उस वृद्धि अवस्था को फिर से हम अध्ययन की सुविधा के लिए कितने चरणों में बांट लेते हैं? 2 चरणों में। पहली जो अवस्था है उस अवस्था को हम कहते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस। अब ये जो प्री वाइटेलोजेनेसिस अवस्था है, इसमें क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है पीतक निर्माण से पूर्व। पीतक निर्माण से पूर्व। अब ये जो पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था है, इसमें होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पीतक होता क्या है। पीतक को हम अंग्रेजी में कहते हैं योग। क्या कहते हैं? योग। ये योग होता क्या है? जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तो निषेचन होने के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा। अब आपको मालूम है कि वो युग्मनज जो है वही एक नए जीव का निर्माण करवाएगा। अब ये युग्मनज जब नए जीव का निर्माण करवाएगा तो उसको निर्माण करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये पोषक पदार्थ किससे लेता है? वो पोषक पदार्थ ग्रहण करता है योग से। ठीक है, और योग जब खत्म हो जाता है तो मनुष्य में फिर किसका निर्माण हो जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण होने से पूर्व इसको पोषक पदार्थ कौन उपलब्ध करवाता है? पीतक उपलब्ध करवाता है। और इस पीतक निर्माण से जो पहले वाली अवस्था है, इसी अवस्था को प्री वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। अब दूसरी जो अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था होती है वाइटेलोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो वाइटेलोजेनेसिस की अवस्था है, इसी वाइटेलोजेनेसिस की अवस्था को वाइटेलोजेनेसिस, ये है पीतक निर्माण की अवस्था। पीतक निर्माण की अवस्था यानी वह अवस्था जिसमें पीतक का निर्माण होता है, और इसी पीतक निर्माण की अवस्था को हम कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये वृद्धि अवस्था कितनी अवस्थाओं में बट गई? 2 अवस्थाओं में बट गई, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था और वाइटेलोजेनेसिस पीतक निर्माण की अवस्था होती है। अब ये जो शुक्र जनन
और ये जो अंड जनन की क्रियाविधि हो रही है, इन शुक्र जनन और अंड जनन की क्रियाविधि का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम जो पहली क्रियाविधि पढ़ रहे हैं वो पहली क्रियाविधि है शुक्र जनन, शुक्राणु निर्माण की क्रिया। शुक्र जनन, ठीक है। अब ये जो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया है, ये क्रिया पढ़ने से पूर्व आप लोगों को पहले जो नर जनन तंत्र के समय हमने वृषण की संरचना पढ़ी थी, वो वृषण की संरचना आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। और उस संरचना को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से वृषण की संरचना समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक वृषण की संरचना, और इस वृषण की संरचना से किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो सुनिए, जब हम वृषणों की संरचना को देखते हैं तो यहाँ पर नर में एक जोड़ी जो वृषण होते हैं, उन वृषणों का जो आंतरिक स्तर होता है, वो आंतरिक स्तर आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे अंदर की तरफ की ओर मुड़कर इस प्रकार से वृषण को छोटे छोटे कक्षों में विभक्त कर देता है। और इन छोटे कक्षों को हमने कहा था वृषण कोष्ठ। और ये जो वृषण कोष्ठ है, इन वृषण कोषों की संख्या लगभग होती है 250। और इस प्रत्येक वृषण कोष में इस प्रकार से आप कई नलिकाकार, कुंडलित नलिकाकार संरचना देख रहे हैं। अब ये जो कई कुंडलित नलिकाकार संरचना है, इसका कुछ भाग यहाँ पर हमने बड़ा करके बनाया है। तो ये जो कुंडलित नलिकाकार संरचना है, इन्हीं कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं को रेता नलिका कहा था। अब ये जो रेता नलिका है, इसी रेता नलिका को हम शुक्र जन नलिका कहते हैं। अब ये जो रेता नलिका या शुक्र जन नलिकाएं होती है, इनका ये जो बाहरी स्तर होता है, इस बाहरी स्तर को हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। अब ये जो ट्यूनिका प्रोप्रिया वाला स्तर है, इसके अंदर की ओर यहाँ पर अगर यदि आप लोग देख रहे हैं तो इस संरचना को यहाँ पर बड़ा करके जब हम बना रहे हैं तो ये तो हो गया इनका बाहरी स्तर, ठीक है। यानी इस भाग को हम यहाँ पर बड़ा करके बना रहे हैं। और ये इसके अंदर की ओर जो ये गोलाकार कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये गोलाकार कोशिकाएं तो है जर्म सेल्स। कौन है? जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स को ही हम कहते हैं जनन कोशिका। तो यहाँ पर गोलाकार कोशिकाएं तो कौन सी है? जनन कोशिकाएं, ठीक है। और फिर उसके बीच बीच में आप ये जो सफेद सी लंबी लंबी सी जो कोशिकाएं देख रहे हैं, ये लंबी लंबी कोशिकाएं कहलाती है सर्टोली कोशिका। और इन सर्टोली कोशिकाओं को याद हो तो हमने कहा था सस्टेंटाकुलर सेल, या इन्हीं को शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के कारण, यानी ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसी कारण इनको नर्स कोशिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये है सर्टोली कोशिका, या इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? नर्स कोशिका। समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो यहाँ पर ये जो जनन कोशिकाएं हैं, इन जनन कोशिकाओं के बाद में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे संरचनाएं शुक्राणुओं के जो निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ये शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्था, निर्माण शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है। निर्माण की अवस्थाएं। अब ये जो शुक्राणु निर्माण की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में भी जब हम जानेंगे आगे कि शुक्राणु के निर्माण में कई अवस्थाएं बनती है, इनमें भी जो सबसे पुरानी अवस्था होती है, यानी जो सबसे कम विकसित, वो तो होती है बाहर की ओर। और जैसे जैसे ये अवस्थाएं आगे की ओर आती जाती है, वैसे के वैसे इनका विकास पूर्ण होता जाता है। इस कारण ये जो परिपक्व शुक्राणु होते हैं, ये परिपक्व शुक्राणु कहाँ पर पाए जाते हैं? परिपक्व शुक्राणु किस में उपस्थित होते हैं? शुक्राणु ये इस रेता नलिका के अवकाश में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? अवकाश में उपस्थित। किसके अवकाश में उपस्थित? रेता नलिका के अवकाश में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से इन रेता नलिकाओं से देखिए, ये रेता नलिकाएं यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक जाल का निर्माण करती है, और इसी जाल को हमने याद हो तो वृषण जालक कहा था। अब ये जो वृषण जालक है, इस वृषण जालक से यूं 6 से 20 कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं उत्पन्न होती है। अब ये जो कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं हैं, यही कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती है? अपवाही शुक्र वाहक।
ये यहाँ पर कौन से शुक्रवाहक है? अपवाही शुक्रवाहक। और ये जो अपवाही शुक्रवाहक है, यही अपवाही शुक्रवाहक इस इस लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना में खुलते हैं। और ये जो कुंडलित नलिकाकार संरचना है, यही संरचना कहलाती है अधिवृषण। ऐसा ही कुछ आप लोगों को बताया था। अब ये जो अधिवृषण है, इस अधिवृषण का ये भाग तो कहलाता है शीर्ष अधिवृषण, ये बीच वाला कहलाता है मध्य अधिवृषण, और इसका लास्ट वाला भाग कहलाता है पूंछ अधिवृषण। और इस पूंछ अधिवृषण से ही आप यहाँ पर ये नलिकाकार संरचना जो देख रहे हैं, यही नलिकाकार संरचना है शुक्रवाहक। और ये शुक्रवाहक शुक्राणुओं को लेकर कहाँ की ओर जा रही है? उदर गुहा की ओर जा रही है। तो इन शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर पाई जाने वाली रेता नलिकाओं की जनन कोशिकाओं से होता है। और इस निर्माण की क्रिया में ये सर्टोली कोशिकाएं जो परिवर्तनशील शुक्राणु होते हैं, उन परिवर्तनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब इसके बाद की अगर यदि हम बात करें, तो बाद में ये किस प्रकार से जनन की, ये निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं शुक्राणुओं का निर्माण। और शुक्राणुओं के निर्माण में पहले हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो अभी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर ये कई 2n कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन 2n कोशिकाओं को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये 2n का मतलब है द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है इसमें गुणसूत्रों के दो समूह उपस्थित हैं। एक समूह इस कोशिका के माता पिता से आया होगा, एक माता से आया है, और एक समूह इसके पिता से आया है। तो कोशिकाओं के केवल कितने समूह हैं? 2। तो यहाँ पर ये है जनन कोशिका, ठीक है। अब ये जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका, इस जनन कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। अब समसूत्री विभाजन से आपको मालूम होगा कि जो 2 कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक से कितनी कोशिकाएं बन जाती है? 2। तो दोनों से कितनी बन जाएगी? 4। और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब ये जो कोशिकाएं बन रही है, यही कोशिकाएं भविष्य में किसको जन्म देगी? शुक्राणुओं को। इसी कारण इन कोशिकाओं को शुक्राणु मात्र कोशिका कहते हैं। शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु मात्र कोशिका है, इसी शुक्राणु मात्र कोशिका को अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के निर्माण में निरंतर कौन से विभाजन हो रहे हैं? समसूत्री विभाजन। अब देखो यहाँ पर इन समसूत्री विभाजनों से ये जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं बन रही है, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इनकी संख्या लगातार गुणोत्तर रूप से बढ़ रही है। इसी कारण इस पहली अवस्था को कहते हैं गुणन अवस्था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के गुणन अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो जनन कोशिकाएं हैं, उन जनन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से कई शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्हीं शुक्राणु मात्र कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर चारों के साथ में वही प्रोसेस होती है, लेकिन एक समझा दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया पोषण ग्रहण करती है। पोषण ग्रहण करेगी तो साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ। तो अब देखो यहाँ पर छोटी वाली जो कोशिकाएं हैं, उनको तो हमने कहा है प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका। अब ये जो बड़ी कोशिका बनी है, इसी कोशिका को कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या कहेंगे इसको? प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इसी प्राथमिक शुक्र कोशिका को अंग्रेजी में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस स्पर्मेटोसाइट को आप देख रहे हो, तो ये केवल और केवल साइज में क्या हुई है? मोटी हुई है, यानी आकार बढ़कर मोटा हुआ है। इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं वृद्धि अवस्था। तो पहली अवस्था तो कौन सी हो गई? गुणन। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? वृद्धि अवस्था हो गई। समझ में आ गई ये वाली बात। अब उसके बाद में ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इस प्राथमिक शुक्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट आपको
मालूम होगा, ये होता है न्यूनकारी। कैसा होता है? न्यूनकारी, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो न्यूनकारी विभाजन होने से ये गुणसूत्रों की संख्या को पहले से आधी कर देता है। तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने n है? 2n है। तो अब आधा कितना हो जाएगा? n। और इसे विभाजन से दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है, परंतु इन दोनों में आपस में तो समान होती है, परंतु इससे तो अलग हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो कैसी है? 2n, और ये दोनों कैसी है? n। तो इस कोशिका को कहते हैं द्वितीय शुक्र कोशिका। क्या कहेंगे? द्वितीय शुक्र कोशिका। और ये जो द्वितीय शुक्र कोशिका है, इसी द्वितीय शुक्र कोशिका को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि प्राथमिक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होने से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन अगुणित कोशिकाओं को द्वितीय शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जो द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं, इन द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूरा होता है, ये विभाजन बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो अब एक से कितने बनेंगे? 2। तो दोनों से कितने बन जाएगी? 4। अब ये जो 4 कोशिकाएं बनी है, यही 4 कोशिकाएं क्या कहलाती है? यही 4 कोशिकाएं कहलाती है शुक्राणु पूर्वी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब ये चारों कोशिकाएं कैसी है? गोल। और इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं परिपक्वन। तो पहली अवस्था है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में लगातार कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। और समसूत्री विभाजनों से क्या हुआ? शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका से द्वितीय शुक्र कोशिका, और जो द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं, उन द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से फिर किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए कि ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, आपसे कहा जाए ऐसा कि आपके पास में 50 प्राथमिक शुक्र कोशिका है, 50 प्राथमिक शुक्र कोशिका है, तो टोटल शुक्राणुओं का निर्माण कितना होगा? तो 1 से कितने बन रहे हैं? 4। देखो, 1 से 2 और फिर दोनों से 4, तो 1 से कितने बने? 4। तो 50 गुणा 4, तो यहाँ पर 200 शुक्राणु पूर्वी बन जाएंगे। अगर यदि यही प्रश्न कह दिया जाए कि 50 प्राथमिक नहीं थे, 50 कौन से थे? द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं, तो 50 द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो ये द्वितीय शुक्र कोशिकाएं कितने बताई हैं आपको प्रश्न में? 50। तो अब कितने शुक्राणु बनेंगे? 1 से कितने बन रहे हैं? 2। तो 50 से कितने बनेंगे? 50 गुना 2 बराबर 100। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन शुक्राणु पूर्वियों की संख्या दे दी जाए तो आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि यहाँ पर कितने शुक्राणु बनते हैं, कितने शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। समझ में आ गई ये वाली बात? अब उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं कि ये जो शुक्राणु पूर्वी बने हैं, इन शुक्राणु पूर्वियों का क्या होता है। तो ये जो शुक्राणु पूर्वी बने हैं, इसमें से प्रत्येक शुक्राणु पूर्वी, ये शुक्राणु पूर्वी कैसा है? गोल है और गतिशील। ये प्रत्येक शुक्राणु पूर्वी इस प्रकार की गतिशील संरचनाओं में विभक्त होता है या परिवर्तित होता है। अब ये जो गतिशील संरचनाएं बन रही है, यही गतिशील संरचना क्या कहलाती है? शुक्राणु। क्या कहलाती है? शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनने की क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाएगी? शुक्र कायांतरण। तो आप लोगों को यहाँ तक का कार्यक्रम समझ में आ गया कि शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये घटना क्या कहलाएगी? शुक्र कायांतरण कहलाएगी। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो शुक्र कायांतरण की प्रोसेस है, ये तो समझ में आ गई ना कि यहाँ पर जनन कोशिका, जनन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजनों से शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी हो गई, जिसको प्राथमिक शुक्र कोशिका कहा। प्राथमिक शुक्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होने से दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनको द्वितीय शुक्र कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण होने से गोल गतिशील शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। और ये जो गतिशील शुक्राणु पूर्वी है, ये शुक्र कायांतरण के द्वारा एक शुक्राणु, गतिशील शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, उससे 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। और अगर यदि हमें संख्या द्वितीय शुक्र कोशिका की दी जाए तो 1 से 2 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। अब उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट शुक्र कायांतरण, यानी शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण।
ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा आप, यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ कि ये शुक्र कायंत्रण में होता क्या है, एक्चुअल में इसमें होगा क्या। हम इस शुक्र कायंत्रण की जो क्रिया है, इस शुक्र कायंत्रण की क्रिया में शुक्राणुओं को हल्का बनाने का कार्य किया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर हल्का बनाने का कार्य क्यों किया जाता है, तो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये मादा जनन तंत्र है, ठीक है। तो जब जनन की क्रिया होती है तब नर शुक्राणुओं को लैंगिक क्रिया के द्वारा मादा के वेजाइना भाग में छोड़ता है, यानी नर लैंगिक क्रिया के द्वारा शुक्राणु को मादा के इस वेजाइना भाग में छोड़ेगा। अब ये जो अंडाशय है, इन अंडाशयों से क्या बनेंगे, अंडाणु। अब ये जो अंडाणु बनते हैं, ये अंडाणु आ जाते हैं अंड वाहिनी में। तो यहाँ पर अंड वाहिनी में तो कौन है, अंडाणु, और यहाँ पर वेजाइना भाग में कौन है, शुक्राणु। तो अब इन अंडाणुओं का निषेचन करने के लिए इन शुक्राणुओं को पहले ये जाएंगे सर्विक्स में, सर्विक्स से गर्भाशय में, गर्भाशय से अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी के पार करके भी उसके अंतिम भाग में आएंगे, और अंतिम भाग में आने के बाद में भी इस अंडाणु का निषेचन करवाएंगे। तो अब यहां से यहां तक का सफर तय करने के लिए इन शुक्राणुओं का क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि एक पतला आदमी तेज दौड़ पाएगा कि एक मोटा आदमी तेज दौड़ पाएगा, तो सीधा सीधा आपका उत्तर होगा कि सर पतला आदमी तेज दौड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें वजन कम होने से उसको अधिक भार या अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। इस कारण यहाँ पर हमारा ये जो शुक्र कायंत्रण की प्रोसेस होती है, उस शुक्र कायंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, शुक्राणुओं में काम की संरचना, जो कि उसके गुणसूत्र होते हैं, वो काम की संरचना तो हटे नहीं, और बाकी उसमें से जो अनावश्यक आरएनए, अनावश्यक जल, अनावश्यक जो प्रोटीन है, उन सभी अनावश्यक सामग्री को हटाकर एक गतिशील और हल्के शुक्राणु का निर्माण किया जाए। तो अब इस शुक्र कायंत्रण की क्रिया में होगा क्या, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं शुक्र कायंत्रण की क्रिया विधि, ठीक है। तो शुक्र कायंत्रण का उद्देश्य क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे की हम बात करते हैं, सुनिए। तो शुक्र कायंत्रण में होगा क्या, समझिए। यहां पर मान लीजिए ये है शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु पूर्वी। अब ये जो शुक्राणु पूर्वी है, इस शुक्राणु पूर्वी में ये है इस शुक्राणु पूर्वी का केंद्रक, और ये केंद्र के अंदर इसके कौन है, गुण सूत्र, और ये है इसके कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ गोल्जी काय। तो यहाँ पर ये तो कौन है बालको, गोल्जी काय, ठीक है। ये गोल्जी काय, ये है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है, इसका गुण सूत्र। अब मान लो बाई चांस आपसे पूछ ले कि इस शुक्राणु पूर्वी में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आपका उत्तर 46 नहीं 23 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके निर्माण में पहले अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। तो अब ये जो शुक्राणु पूर्वी है, इससे हमारे को एक गतिशील शुक्राणु का निर्माण करना है। तो जब शुक्राणु पूर्वी से गतिशील शुक्राणु का निर्माण होने की बारी आती है, तो सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को हल्का बनाया जाता है। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है कि इसका जो केंद्रक है, उस केंद्रक से, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रक से अनावश्यक आरएनए, प्रोटीन, जल को हटाना। पहला परिवर्तन तो ये हुआ, अनावश्यक आरएनए, प्रोटीन, जल को हटाना। दूसरा परिवर्तन इस केंद्रक में क्या हो जाता है, दूसरा आकार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, आकार में परिवर्तन, ठीक है। आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। किसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, केंद्रक के आकार में परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या क्या होंगे, इनमें क्या क्या होगा वो सुनिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डायग्राम हम बनाए, तो उसमें ये तो चारों तरफ की हो जाएगी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब यहाँ से केंद्रक से अनावश्यक आरएनए, प्रोटीन, जल को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक आकार में हो जाता है चौकोर। आकार में कैसा हो जाता है, चौकोर। अब तक कैसा था, गोलाकार था। तो अब यहाँ पर लगभग ये केंद्रक आकार में कैसा हो जाता है, चौकोर हो जाता है, ठीक है। और ये केंद्रक के चारों तरफ दोहरी कौन है, केंद्रक झिल्ली। ये तो दोहरी कौन है, केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक आकार में कैसा हो गया, चौकोर। और इन केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में ये छोटे छोटे केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कौन पड़े हुए हैं, गुण सूत्र। देखो गुण सूत्रों में से अनावश्यक चीजें तो हटा दी जाएगी, परंतु डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि यदि डीएनए में परिवर्तन हो गया तो डीएनए बदलते ही उत्पन्न होने वाले जीव में भी कई उत्परिवर्तन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कौन पड़ा हुआ था, गोल्जी काय, ठीक है।
ये कौन है? गोल्जी काय। अब ये गोल्जी काय की कुछ पटलिकाएं, गोल्जी काय की कुछ पटलिकाएं यहां से जाती है और जाकर केंद्र के ऊपर जमा हो जाती है और केंद्र के ऊपर जमा होकर एक टोपी का निर्माण करती है। तो अब देखिए नेक्स्ट जब हम संरचना की बात करते हैं तो नेक्स्ट संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले तो ये बना दिया हमने केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये 2 हो गई केंद्रक झिल्ली। अब जब हम इन केंद्रक झिल्लियों को बना देते हैं, ये लो जी, और ये केंद्रक झिल्लियों के बीच में कौन पाए जाते हैं? केंद्रक छिद्र। और ये इसके अंदर पड़ा हुआ है इसका आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, अब उसके बाद में इस केंद्रक की झिल्ली के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से एक टोपी जैसी संरचना का निर्माण हो गया और ये जो टोपी जैसी संरचना बनी है, यही टोपी जैसी संरचना क्या कहलाती है? एक्रोसोम। तो ये कौन सी संरचना बन गई? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण करवाया किसने है? इस एक्रोसोम का निर्माण करवाया है गोल्जी काय ने। तो यहाँ पर ये कौन है? एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में होते कौन है? इस एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम। कौन भरे होते हैं? एंजाइम। और ये जो एंजाइम है, इन एंजाइमों में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इनमें एक तो होता है हाइलुरोनिडेज। कौन सा होता है? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज के अलावा इसमें पाया जाता है स्पर्मिन। कौन सा होता है? स्पर्मिन। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन, स्पर्मिन, स्पर्म लाइसिन, ये एंजाइम होते हैं। ठीक है, और इन एंजाइमों का काम क्या है? इनका काम है अंडाणु झिल्ली का भेदन। अंडाणु झिल्ली का भेदन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये अंडाणु झिल्ली का भेदन का मतलब क्या है? यानी अंडाणु झिल्ली को भेद कर उसके अंदर घुसने का कार्य करते हैं। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी वो थोड़ी देर बाद में जब मैं आपको अंडाणु की संरचना बताऊंगा तब समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये टोपी जैसी संरचना क्या कहलाएगी? एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण किसने करवाया है? बेचारे गोल्जी काय ने। ठीक है, और इसके अंदर कौन पाए जाते हैं? एंजाइम। एंजाइमों में कौन होता है? हाइलुरोनिडेज, स्पर्मिन और स्पर्म लाइसिन। और इनका काम क्या होता है? अंडाणु की झिल्ली को भेदना। अब ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के नीचे की ओर यहाँ पर एक छोटी सी खांच पाई जाती है और ये जो खांच होती है, इस खांच के अंदर पाए जाते हैं 2 तारक केंद्र। कितने तारक केंद्र होते हैं? 2 तारक केंद्र। अब ये जो दोनों तारक केंद्र है, ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। कितने तारक केंद्र होते हैं? 2। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर। यानी एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा। तो 2 तारक केंद्र होते हैं। इनमें से जो एक तारक केंद्र है वो तारक केंद्र कहलाता है दूरस्थ तारक केंद्र। क्या कहलाता है? दूरस्थ तारक केंद्र। तो नेक्स्ट परिवर्तन क्या हो रहा है कि दोनों तारक केंद्र इस केंद्र के नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है, इस दूरस्थ तारक केंद्र से एक लंबे से इस प्रकार से तंतु जैसे संरचना का निर्माण होता है। अब ये जो लंबा सा तंतु बन रहा है, इसी लंबे तंतु समान संरचना को कहते हैं अक्षीय तंतु। यानी दूरस्थ तारक काय या दूरस्थ तारक केंद्र किसका निर्माण करवाता है? अक्षीय तंतु का निर्माण करवाता है। तो नेक्स्ट जो परिवर्तन हो रहा है वो शुक्राणु पूर्वी में नेक्स्ट परिवर्तन क्या हुआ कि इसमें कितने तारक केंद्र थे? 2। एक तो दूरस्थ तारक केंद्र और दूसरा कौन सा है? समीपस्थ तारक केंद्र। तो यहाँ पर समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र है। एक तो समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा कौन सा है? दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, दोनों के काम अलग अलग है। दूरस्थ तारक केंद्र ने तो किसका निर्माण करवा दिया? अक्षीय तंतु का। और ये जो है ये विदलन को प्रारंभ करता है। अब विदलन का प्रारंभ करने का काम क्या है? विदलन क्या होता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो समीपस्थ तारक केंद्र तो विदलन को प्रारंभ करता है, दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। अब ये जो अक्षीय तंतु बना है, इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ जमा हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ जमा होते जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपस में एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कौन जमा हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से जुड़कर इस प्रकार से एक तंतु जैसी या एक फीते जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ जमा हो गए। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर अब ये किसका जमाव हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे संरचना बना रहे हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया संरचना बना रहे हैं फीते के समान। और ये जो फीते समान संरचना बना रहे हैं, इसी फीते के समान संरचना को हम कहते हैं नेबेन कर्ण। तो आप लोगों को मैं ऐसे भी बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ जमा होकर एक फीते के समान संरचना का निर्माण करते हैं, और इसी फीते के समान संरचना को कहते हैं नेबेन कर्ण। ठीक है। अब ये नेबेन कर्ण का निर्माण जैसे ही हुआ, वैसे ही इस शुक्राणु के चारों तरफ जो कोशिका झिल्ली है, ये वाली कोशिका झिल्ली, ये कोशिका वाली झिल्ली भी लंबी और पतली हो जाएगी। और ये कोशिका झिल्ली जैसे ही लंबी और पतली हो जाएगी, तो वैसे ही यहाँ से इस प्रकार से एक लंबी पतली संरचना का निर्माण हो जाएगा। और यही लंबी और पतली संरचना क्या कहलाती है, शुक्राणु। तो एक शुक्राणु की अगर यदि संरचना पूछ ले तो भी आप लोगों को यही बताऊंगा, और अगर यदि शुक्र का यंत्रण की क्रिया पूछ ले तो भी यही बताऊंगा। अब शुक्राणु की संरचना पूछ ले तो यहाँ पर ये तो बाहर का तो आवरण कौन है, हो गया कोशिका झिल्ली, और ये अंदर कौन पड़े हुए हैं, गुण सूत्र। ठीक है। अब यहाँ पर इस शुक्राणु की जब संरचना पूछ ले आपसे आ जाए कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, संरचना कैसी होती है, तो इस शुक्राणु का ये जो सबसे पहला भाग है, ये पहला भाग तो कहलाता है सिर भाग। तो सिर भाग में कौन कौन है, सिर भाग में एक्रोसोम है, सिर भाग में केंद्रक है। केंद्रक में कौन है, गुणसूत्र है। केंद्रक के चारों तरफ कितनी झिल्लियां हैं, 2। फिर उसके बाद में ये दूसरा जो भाग है, ये दूसरा भाग कहलाता है मध्य भाग। ठीक है। मध्य भाग में कौन पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो फीते के समान संरचना नेबेन कर्ण का निर्माण करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा प्रदान करता है तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस शुक्राणु का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कौन सा कमरा होगा या कौन सा भाग होगा, तो मध्य भाग होता है। फिर उसके बाद में ये जो शुक्राणु का अंतिम जो भाग आप देख रहे हो लंबा और पतला, ये भाग कहलाता है पुच्छ भाग या टेल भाग। अब ये जो पुच्छ या टेल भाग है, ये हिलती है, जिससे शुक्राणु कसाबी गति करता हुआ चलता है। अब इस पुच्छ भाग की जब संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना में अंदर से जब संरचना देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये संरचना कसाब और पक्षमाप की संरचना के समान होती है। और उस कसाब और पक्षमाप की संरचना में क्या बताया था कि इसमें 2 तो केंद्रीय तंतु होते हैं, और फिर उसके बाद में इसकी परिधि पर इस प्रकार से 9 तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से 9 तंतु पाए जाते हैं, और इस प्रकार के विन्यास को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से आप एक शुक्राणु की संरचना भी बना सकते हैं। तो अब शुक्राणु की संरचना पूछ ले तो क्या होगा हमारा उत्तर, कि शुक्राणु में सिर, मध्य और पूंछ 3 भाग पाए जाते हैं। सिर भाग में ये संरचनाएं पाई जाती है, पूंछ भाग में, मध्य भाग में ये संरचनाएं पाई जाती है। अब जब इस शुक्राणु से अनावश्यक पदार्थों को हटाया जाता है तो इस शुक्राणु का जो जीव द्रव्य होता है, वो जीव द्रव्य एक पतली सी परत के रूप में, यहाँ पर किसकी परत के रूप में, ये जीव द्रव्य एक पतली परत के रूप में, जीव द्रव्य पतली परत के रूप में, परत के रूप में उपस्थित होता है। और ये जो पतली परत है, यही पतली परत कहलाती है मैनचेट। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए मैनचेट क्या होती है, तो शुक्राणु निर्माण के समय जब जीवद्रव्य कंडेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, तो वही जीवद्रव्य परिधि पर एक पतली सी परत का निर्माण करता है, और यही जीवद्रव्य की पतली परत कहलाती है मैनचेट। ठीक है। अब ये जो शुक्राणु है, इन सभी शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर हुआ, इन शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है कहां पर हो जाएगा, सर्टोली कोशिका में। अब ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु सिर भाग से, इस सिर भाग से किससे जुड़े होते हैं, सिर भाग, ये सिर भाग इनका जुड़ा होता है सर्टोली कोशिका से। क्यों, क्योंकि इनको क्या लेना होता है, सर्टोली सेल से जुड़ा होता है, इनको लेना होता है पोषण, इसलिए ये सर्टोली सेल से जुड़ा होता है। अब क्या होता है, इस शुक्राणु का सर्टोली सेल से अलग होना, सर्टोली सेल से अलग होना, सेल से अलग होना किसका, शुक्राणु का, इसी क्रिया को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे,
स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है समझ में आया कि शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से अलग होना क्या कहलाता है स्पर्मिएशन। फिर स्पर्मिएशन होने के बाद में अब ये शुक्राणु किस में आ गए सर्टोली कोशिका से निकलकर किस में आ गए उसके ल्यूमेन में। फिर उसके बाद में इन शुक्राणु यहाँ से ये तो कौन आ गए शुक्राणु। फिर शुक्राणु आने के बाद में फिर कौन आता है आपको मालूम हो तो शुक्र रस। ठीक है याद करो बताई हुई है शुक्र रस जो शुक्र से निकलता है। और फिर इसके बाद में आ जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि का रस। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि का जो रस है प्रोस्टेट रस जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट रस, ये तीनों के तीनों मिलकर फिर यहाँ पर निर्माण कर देते हैं किसका, ये सारे के सारे मिलकर निर्माण कर देते हैं वीर्य का। समझ में आ गई ये वाली बात, किसका निर्माण करवाएंगे वीर्य का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वीर्य या सीमन होता है इस सीमन का लगभग 10% पार्ट तो कौन होता है शुक्राणु, लगभग 60 से 70% भाग कौन होता है ये पहले ही बताया जा चुका है, ये कौन होता है शुक्र रस। और लगभग 20 से 30% भाग कौन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का रस होता है। अब ये जो वीर्य है इस वीर्य को शरीर से बाहर निकालना ये कहलाता है स्खलन, यानी वीर्य का शुक्र मुक्त होना क्या कहलाता है स्खलन। और इसी को अगर यदि मादा जनन तंत्र में प्रवेश करवाया जाए, मादा जनन तंत्र में प्रवेश करवाना, जनन तंत्र में प्रवेश करवाना, तो इसी जनन तंत्र में प्रवेश करवाने की जो क्रिया है इसी क्रिया को कहते हैं वीर्य सेचन। क्या कहते हैं वीर्य सेचन। और वीर्य सेचन को कहते हैं इनसेमिनेशन। क्या कहेंगे इनसेमिनेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगी क्या कहेंगे इस प्रोसेस को इनसेमिनेशन। तो ये हो गया नर में शुक्राणुओं की संरचना, नर में किस प्रकार से शुक्र जनन की क्रिया होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये नर में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रियाविधि पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण। यानी अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस है अंड जनन की क्रिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है अंड जनन की क्रिया। अब अंड जनन की जो क्रिया है उस क्रिया में एक्चुअल में होता क्या है, तो अब हम पढ़ने वाले अंड जनन की क्रिया। तो यहाँ पर अंड जनन पढ़ने से पहले कुछ बातें बता दूं। यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की जो क्रिया है उसी अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को, अंडाणु निर्माण की क्रिया को कहते हैं अंड जनन। अब ये जो अंड जनन की क्रियाविधि है आप लोगों को अभी शुक्र जनन में मैंने बताया कि शुक्र जनन की क्रिया बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद में जब लैंगिक परिपक्वता आ जाएगी तो लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात प्रारंभ होती है। परंतु अंड जनन, ध्यान से सुनिएगा, यह क्रिया अंड जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया गर्भावस्था में ही, अंड जनन की क्रिया जब लड़की अपनी माँ के गर्भ में होती है उसी समय प्रारंभ हो जाती है, तो गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। यानी अंड जनन की क्रिया तो जब लड़की मतलब जन्म भी नहीं होता, जस्ट बिफोर बर्थ यानी जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, क्या क्या होता है, किस प्रकार की संरचनाएं होती है, तो आप लोगों को मैं बता दूं। सुनिए, यहाँ पर आप लोगों को अंडाशय की अगर यदि अनुप्रस्थ काट याद हो, कल बताया, कल या परसों नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको बताया था तो उसमें बताया था कि जब हम अंडाशय की संरचना देखते हैं तो इस अंडाशय की संरचना में बाहर वाला भाग तो कहलाता है कोर्टेक्स। ठीक है, बाहर वाला भाग कौन सा है कोर्टेक्स, और इसका अंदर वाला भाग क्या कहलाता है मेडुला। ये जो मेडुला वाला भाग है इस मेडुला वाले भाग में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता, इस भाग में रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं, चिकनी पेशियां पाई जाती है। जबकि ये जो कोर्टेक्स भाग है इस कोर्टेक्स भाग में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये जो तंतु है इस तंतु को हम कहते हैं मीजोवेरियम। क्या कहते हैं मीजोवेरियम। और इसी मीजोवेरियम से रक्तवाहिनियां, तंत्रिकाएं, ये सारी संरचनाएं इस अंडाशय में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इस अंडाशय का ये जो कोर्टेक्स वाला भाग है इसी कोर्टेक्स भाग में पाई जाती है जनन उपकला। ठीक है, अब ये जो जनन उपकला है ये जनन उपकला सामान्यतः कैसी होती है, ये उपकला होती है घनाकार। कैसी होती है घनाकार। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से बनी होती है। अब ये जो जनन उपकला है इस जनन उपकला की कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। कब, जब लड़की अपनी माँ के गर्भ में ही है तब ही यह विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो अब इनमें क्या होगा, ये जो जनन उपकला है इस जनन उपकला में कई द्विगुणित कोशिकाएं हैं।
ये जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, इन्हीं द्विगुणित कोशिकाओं को हम कहते हैं जनन कोशिका। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं इनको? जनन कोशिका। ये जो जनन कोशिकाएं हैं, इन जनन कोशिकाओं में निरंतर क्या होता रहता है? समसूत्री विभाजन। अब निरंतर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो इनकी संख्या भी शुक्र जनन की तरह, याद करो, शुक्र जनन की तरह निरंतर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब जब इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है तो यहाँ पर ये जो बनने वाली कोशिका है, इन्हीं कोशिकाओं को हम कहते हैं अंडाणु मात्र कोशिका। भाई शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हमने कहा था शुक्राणु मात्र कोशिका, तो अंडाणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? अंडाणु मात्र कोशिका। और ये जो अंडाणु मात्र कोशिका है, इसी को हम कहते हैं ऊगोनिया। ठीक है, और इन ऊगोनिया के निर्माण में कौन सा विभाजन हो रहा है? इन ऊगोनिया के निर्माण में समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन के द्वारा, मैं ऐसे कह सकता हूँ, समसूत्री विभाजन के द्वारा इस कोर्टेक्स भाग की जनन उपकला की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर किसका निर्माण करवाती है? अंडाणु मात्र कोशिका या ऊगोनिया का निर्माण करती है। अब ये जो अवस्था है, इसी अवस्था को हम कहते हैं गुणन अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे इसको? गुणन अवस्था। अब गुणन अवस्था के बाद में कौन सी आती है? वृद्धि अवस्था। तो वृद्धि अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में ये जो अंडाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये अंडाणु मात्र कोशिकाएं पोषक पदार्थ ग्रहण करके आकार में कैसे हो जाती है? बड़ी। सेम किसकी तरह? शुक्राणु मात्र कोशिका की तरह। तो अब इन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं अंडाणु प्राथमिक अंड कोशिका। क्या कहेंगे? प्राथमिक अंड कोशिका। जिस प्रकार से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से अब किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। और इसी प्राथमिक अंड कोशिका को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? प्राइमरी oocyte का निर्माण हो गया। अब ये प्राइमरी oocyte n है कि कैसी है? 2n। अब यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte आकार में कैसी होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। अब जब ये आकार में बड़ी होती जा रही है, इसी कारण इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वृद्धि अवस्था। ठीक है, तो पहले तो कौन सी अवस्था हुई? गुणन अवस्था। दूसरी कौन सी अवस्था हुई? वृद्धि अवस्था। ये वृद्धि अवस्था भी कब पूरी हो रही है? जब लड़की अपनी माँ के गर्भ में है तब। अब वृद्धि अवस्था को हमने अभी 2 चरणों में विभक्त किया था। अब 2 चरण कौन सा? इनमें से पहला जो चरण है, वो पहला चरण है पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था। तो पहली अवस्था हम पढ़ रहे हैं पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था। तो पीतक निर्माण से पूर्व क्या होता है? जिसको हम शॉर्ट में प्रीवाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। तो इस प्रीवाइटेलोजेनेसिस के प्रोसेस में होता क्या है? सुनिए। तो इसमें आपको अभी मैंने बताया पीतक निर्माण की अवस्था। तो अब पीतक का निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी होगी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी की आवश्यकता होगी। और आपको मालूम होना चाहिए प्रोटीन कैसे बनता है। डीएनए से पहले क्या बनता है? एमआरएनए। और फिर एमआरएनए से जब राइबोसोम अटैच होते हैं तब किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। अब अधिक मात्रा में पीतक बनाना है तो प्रोटीन की आवश्यकता अधिक, और प्रोटीन की आवश्यकता अधिक तो एमआरएनए की आवश्यकता भी अधिक। तो अब उस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था है, इसमें यहाँ पर जैसे ही गुणसूत्रों का आकार बढ़ेगा, तो गुणसूत्रों का आकार बढ़ने से पहला परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पर केंद्र का आकार में कैसा हो जाता है? केंद्र का आकार में बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि अंदर, उस केंद्र के अंदर ही गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों से लगातार एमआरएनए और एमआरएनए का निर्माण हो रहा होता है। तो अंदर जब सामग्री ज्यादा हो गई तो केंद्र का आकार बढ़ना स्वाभाविक होता है। तो इस कारण केंद्र का आकार में कैसा हो गया? बड़ा हो गया। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण अधिक होता है, एमआरएनए अधिक बनता है। अब एमआरएनए अधिक बनने से क्या हो जाएगा? सुनिए। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये केंद्रक में गुणसूत्र और ये गुणसूत्र में कौन है? डीएनए। अब इस डीएनए से बड़ी तेजी से एमआरएनए बन रहा है। कौन बन रहा है? तेजी से एमआरएनए। तो तेजी से जो एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए इस डीएनए से यूं बाहर की ओर निकल कर क्या बना लेता है? लूपों का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर ये एमआरएनए बाहर की ओर निकल कर किसका निर्माण करवा लेता है? लूप का निर्माण
कर लेता है। तो अब यहाँ पर आप लोग इस गुणसूत्र की जब संरचना देखेंगे तो ये परगनली साफ करने वाले या लैंप साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर ये जो बाहर निकली हुई संरचना है ये तो कौन है, आरएनए। तो ऐसे गुणसूत्रों को कहते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र। तो जब भी किसी लैंप ब्रश गुणसूत्र, तो इन गुणसूत्र का आकार सामान्य गुणसूत्र जितना ही होगा कि सामान्य गुणसूत्र से बड़ा होगा। तो आप देखेंगे इनका आकार सामान्य गुणसूत्र से बड़ा होगा, इसी कारण इनको महागुणसूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक बड़ा हो गया, कारण क्या है, उसमें एमआरएनए का संश्लेषण ज्यादा हुआ और एमआरएनए का संश्लेषण ज्यादा होने से गुणसूत्र आकार में बढ़ गया और ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। और ये लैंप ब्रश गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं परिवर्तनशील oocyte में। किस में पाए जाते हैं, परिवर्तनशील oocyte में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हो गई प्री वाइटेलोजेनेसिस की बातें। अब दूसरा, ये तो हो गए केंद्रक में परिवर्तन। अब चौथा परिवर्तन कहां पर होता है, कोशिका द्रव में। अब एक बात बताओ, जब कोशिका में पीतक का निर्माण यानी उपापचय क्रियाएं ज्यादा हो रही है तो ऊर्जा की आवश्यकता भी ज्यादा। ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा तो कौन से कोशिकांग की संख्या बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया के क्या पाए जाते हैं, समूह, गुच्छे के गुच्छे पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। कौन पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्री वाइटेलोजेनेसिस में पीतक निर्माण से संबंधित जो तैयारियां होती है वो तैयारियां पूर्ण की जाती है। अब उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो दूसरी अवस्था आती है पीतक निर्माण की अवस्था। पीतक का निर्माण, ठीक है, यानी इस पीतक का निर्माण कहां पर होता है। तो आप लोग अगर यदि सोच रहे हैं कि पीतक का निर्माण अंडाशय में होता है तो आप लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। पीतक का निर्माण अंडाशय में नहीं होता। तो फिर अपना प्रश्न होना चाहिए कि फिर कहां पर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पीतक का निर्माण है, ये पीतक का निर्माण स्तनियों में यानी जिनमें यकृत होता है उनमें तो होता है यकृत में। किसमें होता है, यकृत में। ठीक है, और अगर यदि हम बात करें कीटों के जिनमें यकृत नहीं होता तो कीटों में यह होता है वसा कायों में। ठीक है, तो कीटों में तो पीतक का निर्माण कहां पर होता है, वसा कायों में। और मानव की या जिनमें यकृत होता है उनकी बात करें तो किस में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, अब यकृत से ये जो पीतक बनता है इस पीतक को डाला जाता है रक्त प्रवाह में। अब रक्त प्रवाह में ये कैसे डाला जाता है, घुलनशील रूप में, यानी रक्त में घुलनशील, रक्त घुलनशील रूप में किस में डाला जाएगा, रक्त प्रवाह में। किस में डाला जाएगा, रक्त प्रवाह में डाला जाएगा। समझ में आ गई वाली बात। और रक्त प्रवाह में जब ये डाल दिया तो फिर ये यहां से किस में जाएगा, ये जाएगा अंडाशय में। और अंडाशय में जाने के बाद में ये कैसा हो जाएगा, अघुलनशील पीतक में बदल दिया जाएगा। अघुलनशील बदलकर अघुलनशील रूप में संग्रहित कर लिया जाएगा। अघुलनशील रूप में इसको क्या कर लेंगे, संग्रहित कर लिया जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात। तो पीतक निर्माण की अवस्था, तो पीतक निर्माण में होता क्या है, पीतक का निर्माण वास्तव में होता कहाँ है, यकृत, ठीक है, और वसा पिंडों में होता है। और इस पीतक को फिर कहां से, रक्त के माध्यम से अंडाशय में लाया जाएगा और अंडाशय में इस पीतक को वापस से संग्रहित कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हो गई, प्राथमिक अंड कोशिका वाली अवस्था यानी वृद्धि अवस्था। तो वृद्धि अवस्था में दो अवस्थाएं हो गई, एक तो पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था और एक हो गई पीतक निर्माण की अवस्था। पीतक निर्माण से पूर्व में केंद्रक बड़ा हो जाता है, एमआरएनए अधिक बनता है, परिवर्तनशील जो oocyte है उस oocyte में लैंप ब्रश गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पीतक का निर्माण यकृत में होता है और कीटों में कहां पर होता है, वसा कायों में। इनको यहां से रक्त प्रवाह है या फिर जो भी उनका बॉडी सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन के द्वारा अंडाशय में लाया जाएगा जहां पर इनको संग्रहित कर लिया जाता है। अब ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है, ये प्राथमिक अंड कोशिका कैसी है, कैसी है, ये प्राथमिक अंड कोशिका इस समय आप देख रहे हैं तो 2n है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री जो विभाजन फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ, ठीक है, और ये प्रारंभ होकर, ध्यान से सुनिएगा, पूरा नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ होकर कहां पर पहुंच जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट प्रारंभ होकर प्रोफेज फर्स्ट, प्रारंभ होकर
प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था में आ जाता है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में आ जाता है। डिप्लोटीन में आकर अवरुद्ध हो जाता है। डिप्लोटीन अवस्था में आकर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन अवस्था में आकर अवरुद्ध हो जाता है। यानी इसमें कार्यक्रम मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया परंतु पूरा नहीं हुआ। तो कहां पर आकर रुक गया? मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में आकर रुक गया, यानी प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक गया। तो अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि जन्म के समय जितने भी अंडाणु हैं वो सारे के सारे अंडाणु कौन सी अवस्था में होते हैं? प्राथमिक ओसाइट। और ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, ये दोनों अवस्थाएं ये लड़की जब मां के गर्भ में होती है तो उसी समय पूर्ण हो जाती है। तो ये दोनों अवस्थाएं कहां पर पूर्ण हो गई? गर्भावस्था में पूर्ण। तो जितने भी अंडाणु हैं वो सारे के सारे अंडाणु किस अवस्था में है? प्राथमिक ओसाइट अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में अब इस लड़की का जैसे ही जन्म हो जाएगा, तो लड़की का जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात अब इसमें क्या होता है? असमान अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, असमान अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण, ठीक है। लेकिन ये होता कैसा है? असमान। जबकि शुक्र जनन वाला याद कीजिए वो कैसा होता है? समान। तो अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या हो गया? पूर्ण। तो ये विभाजन पूर्ण होने से एक तो बनती है बड़ी कोशिका और एक बनती है छोटी कोशिका। ये जो छोटी कोशिका बनी है ये कब हो रहा है? ये लैंगिक परिपक्वता आने के बाद हो रहा है। ये जो छोटी कोशिका बनी है इस छोटी कोशिका को कहते हैं प्राथमिक ध्रुवकाय। क्या कहते हैं? प्राथमिक ध्रुवकाय। तो आपसे पूछा जाए प्राथमिक ध्रुवकाय एन होती है कि 2n होती है? तो n होती है। और ये जो बड़ी कोशिका है इसी बड़ी कोशिका को कहते हैं द्वितीयक अंड कोशिका। क्या कहते हैं? द्वितीयक अंड कोशिका। और ये जो द्वितीयक अंड कोशिका है ये द्वितीयक अंड कोशिका को कहेंगे सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये सेकेंडरी ओसाइट ही अवस्था में अंडाशय से बाहर निकल जाती है। तो अब द्वितीयक अंड कोशिका कहां पर आ जाएगी? ये आ जाएगी अंडाशय से बाहर। क्यों? क्योंकि इसका अंडाशय से बाहर आने की जो प्रोसेस है यही प्रोसेस कहलाती है अंडोत्सर्जन। तो अब ये अंडाशय से बाहर कहां पर आ जाएगी? अंडाशय से बाहर। और इस अंडाशय से बाहर आने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। और जैसे ही अंडाशय से बाहर आएगी तो बाहर आने पर अब इसमें क्या होगा? इसमें होता है असमान अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, असमान अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब असमान अर्धसूत्री विभाजन फिर से सेकंड जब हुआ तो एक तो बड़ी कोशिका बनेगी और एक छोटी कोशिका बनेगी। ये जो बड़ी कोशिका बनी है ये बड़ी कोशिका तो क्या कहलाएगी? अंडाणु। और ये जो छोटी कोशिका बनी है यही छोटी कोशिका कहलाती है द्वितीय ध्रुवकाय। क्या कहलाएगी? द्वितीय ध्रुवकाय। अब यहाँ पर आप लोग इस अंड जनन की क्रिया में देख रहे हैं और ये अवस्था, ये पूरी अवस्था कहलाती है गुणन, सॉरी परिपक्वन। तो आप इस अंड जनन की अवस्था में देख सकते हैं कि परिपक्वन ही होता है केवल जन्म के बाद में। बाकी गुणन और वृद्धि अवस्था ये दोनों जन्म से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। तो जनन या लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में केवल प्राथमिक ओसाइट का परिपक्वन होता है। और परिपक्वन के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन शुक्र जनन में दोनों समान होते हैं जबकि अंड जनन में दोनों असमान होते हैं। इस कारण जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं आकार में अलग अलग है। अब ये जो ध्रुवकाएं हैं ये ध्रुवकाएं तो क्या हो जाती है? नष्ट। अब यहाँ पर ये जो एक अंडाणु बना है यही अंडाणु आगे निषेचन करके एक नए जीव का निर्माण करता है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो अंड जनन की क्रियाविधि है उसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका से कितना अंडाणु बनता है? केवल एक। और बाकी कौन बनते हैं? ध्रुवकाय, जो कि क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जबकि शुक्र जनन की बात करें तो शुक्र जनन की क्रिया में एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब ये सारी की सारी चीजें अंडाशय में किस प्रकार से संपन्न होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं कि ये सारी संरचनाएं किस प्रकार से संपन्न होती है। तो यहाँ पर यह है एक अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। जब इस अंडाशय के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो इसमें ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सुनिएगा अब यहाँ पर इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे प्रेजेंट है। देखिए
यहां पर अगर यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो तंतु जैसी संरचना है, ये तंतु जैसी संरचना कौन है? मीजोवेरियम। एक बार फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीजें याद भी हो जाएगी। मीजोवेरियम। अब ये जो मीजोवेरियम है, इस मीजोवेरियम से ही ये रक्तवाहिनियां प्रवेश कर रही है। अब ये इस अंडाशय के अंदर वाला जो भाग है, यही अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। ये अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला। ये अंदर वाला भाग है मेडुला, ठीक है। और ये जो बाहर वाला सतह वाला भाग है, यही सतह वाला भाग कौन है? कोर्टेक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जब लड़की का जन्म हो रहा है तो जन्म के समय ये खूब सारी प्राथमिक पुटक कोशिकाएं या प्राथमिक ओसाइट पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब लड़की जन्म लेती है तो ये जितने भी ओसाइट होती है वो सारे के सारे ओसाइट कौन सी अवस्था में होती है? प्राथमिक ओसाइट। तो यहाँ पर ये है प्राथमिक ओसाइट। अब ये जो प्राथमिक ओसाइट है, इन प्राथमिक ओसाइट की संख्या जन्म के समय सर्वाधिक, प्राथमिक ओसाइट जन्म के समय इनकी संख्या सर्वाधिक, जन्म के समय सर्वाधिक। अब आप लोग सोचेंगे कि सर सर्वाधिक कितनी? तो जन्म के समय सर्वाधिक ये होती है लाखों में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? जब लड़की का जन्म हो जाता है तो जन्म पश्चात ये अपने आप ही क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है, ठीक है। नष्ट होना प्रारंभ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? ये हुआ है कि ये जो प्राथमिक ओसाइट है, जन्म के समय इनकी संख्या सर्वाधिक है। तो आपसे पूछा जाए अंडाणु जब लड़की का जन्म होता है तब कौन सी अवस्था में होता है? प्राथमिक ओसाइट अवस्था में होते हैं। जन्म के समय इनकी संख्या सर्वाधिक और जन्म के पश्चात नष्ट होना प्रारंभ। और जब लैंगिक परिपक्वता आती है तब केवल 60 से 80,000 ही शेष बची रहती है। यानी केवल और केवल कितनी बचती है? 60 से 80,000 शेष बचती है, बाकी सारी की सारी नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर समझ में आया कि ये जो कोर्टेक्स है, इस कोर्टेक्स में कई प्राथमिक ओसाइट बड़ी होती है जिनकी संख्या जन्म के समय सर्वाधिक होती है, जन्म के पश्चात धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और नष्ट होते होते इनकी संख्या केवल कितनी रह जाती है? 60 से 80,000 रह जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि का जो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग है, याद कीजिए एडिनोहाइपोफाइसिस, लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में इस एडिनोहाइपोफाइसिस से निकल कर आता है FSH और वो FSH आकर इनका क्या करवाने लग जाता है? परिपक्वन, ठीक है। लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकल कर आ रहा है? FSH, और वो FSH इनका क्या करवा देता है? परिपक्वन। अब परिपक्वन के समय क्या होता है इनमें? परिपक्वन के समय ध्यान से सुनिए, ये जब परिपक्वन हो रहा है तो इनके चारों तरफ कुछ पुटक कोशिकाएं जमा हो जाती है। कौन जमा हो जाती है? पुटक कोशिकाएं। और पुटक कोशिकाएं जमा होने के बाद में ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को कहते हैं द्वितीयक पुटक कोशिका। क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक कोशिका। अब ये जो बाहर की ओर जमा हुई कोशिकाएं हैं, ये जमा हुई कोशिकाएं कहलाती है ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनके चारों तरफ ग्रेनुलोसा जो कोशिकाएं हैं, उन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का क्या बन जाता है? आवरण बन जाता है। और ये ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बनने से, आवरण पतला है तब तो प्राथमिक पुटक कोशिका, और आवरण मोटा हो गया तब क्या कहलाएगी? द्वितीयक पुटक कोशिका कहलाती है। समझ में आ गई वाली बात? फिर उसके बाद में ये जब आवरण मोटा होता जाता है तो उसके बाद में आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच में इस प्रकार से एक गुहा का निर्माण हो जाता है और वो गुहा इस चित्र में आप लोगों को बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो गुहा है, इस गुहा को कहते हैं गह्वर या एंट्रम, ठीक है। और इस एंट्रम में एक द्रव बना रहता है जिसको कहते हैं लीकर द्रव। तो जैसे ही ये गुहा का निर्माण हो जाता है तो इस गुहा का निर्माण होते ही इसको कहते हैं तृतीय पुटक कोशिका। क्या कहते हैं? तृतीय पुटक कोशिका। कौन सी कोशिका कहेंगे इसको? तृतीय पुटक कोशिका। समझ में आ गई ये वाली बात? कौन सी कोशिका कहेंगे? तृतीय पुटक कोशिका। बन गई तृतीयक पुटक कोशिका। अब तृतीयक पुटक कोशिका बनने के बाद में ये जो अंदर वाली संरचना है, ये अंदर वाली प्राथमिक ओसाइट, इस प्राथमिक ओसाइट में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पूर्ण हो जाता है। जो अब तक अटका हुआ था, वो अटका हुआ कौन सी अवस्था में अटका हुआ था? डिप्लोटिन अवस्था में। वो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अभी क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो यहाँ पर इस तृतीयक पुटक कोशिका की जो प्राथमिक ओसाइट है, उस प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जैसे ही पूर्ण होगा
वैसे ही किसका निर्माण हो जाएगा, वैसे ही निर्माण हो जाएगा द्वितीयक oocyte। तो अब ये संरचना क्या कहलाएगी, द्वितीयक oocyte। समझ में आ गई ये वाली बात। तो ये बन गई द्वितीयक oocyte। अब ये द्वितीयक oocyte तो बन गई, लेकिन ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को यहाँ पर ये अंदर वाली संरचना तो कौन है, द्वितीयक oocyte, और ये जो चारों तरफ की पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को या इस पूर्ण विकसित अंडाणु कोशिका को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्राफियन पुटिका। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, जन्म के समय प्राथमिक oocyte है, प्राथमिक oocytों की संख्या सर्वाधिक है, जन्म के बाद में धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और फिर उसके बाद में इनकी संख्या केवल और केवल कितनी बचती है, 60 से 80 हजार बचती है। ठीक है। अब ये जो प्राथमिक oocyte है, इन प्राथमिक oocyte का लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास प्रारंभ होते ही इनके चारों तरफ पुटक कोशिकाएं जमा होने लग जाएगी, फिर प्राथमिक पुटक कोशिका, फिर द्वितीयक पुटक कोशिका, और फिर तृतीयक पुटक कोशिका। तृतीयक पुटक कोशिका में क्या पाया जाता है, एंट्रम। अब ये जो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का आवरण बना है, इसी आवरण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। इसके अलावा इससे एक और हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन इस एफएसएच की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। एफएसएच की मात्रा कम करने से क्या होगा, एफएसएच की मात्रा कम करने से एक चक्र में केवल एक ही अंडाणु का परिपक्वन होगा, दूसरे अंडाणु का परिपक्वन नहीं होगा। समझ में आ गई ये वाली बात, दूसरे अंडाणु का परिपक्वन नहीं होगा। फिर उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि अब ये जो एफएसएच है, इस एफएसएच के अलावा इस पीयूष ग्रंथि से अब जैसे ही ग्राफियन पुटिका का निर्माण पूरा होता है, इससे निकलकर आता है एलएच। ठीक है, और ये LH आता है, और LH के आते ही यहां से ये द्वितीयक oocyte देखो निकलकर कहां पर आ गई, बाहर। तो यहां पर ये कौन बाहर निकलकर आ रही है, द्वितीयक oocyte। और जैसे ही ये द्वितीयक oocyte निकलकर बाहर आ रही है, इसी क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्जन। क्या कहेंगे, अंडोत्सर्जन। समझ में आ गई ये वाली बात, क्या कहेंगे, अंडोत्सर्जन। अब ये द्वितीयक oocyte कैसी है, N, तो अंडोत्सर्जन करवाने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ी, LH की। अब अंडोत्सर्जन हुआ तो अंडोत्सर्जन के बाद में द्वितीयक oocyte किस में आ जाएगी, अंडवाहिनी में। किस में आएगी, अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी में अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये तो निकलकर बाहर चला गया, बाकी का जो बचा हुआ भाग है, ये बाकी का बचा हुआ भाग एक पीले रंग की संरचना का निर्माण करता है। उस पीले रंग की संरचना को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इस कार्पस ल्यूटियम से स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, प्रोजेस्टेरोन का निष्कासन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करवाता है, सुनिए, ये प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की मरम्मत करता है। किसकी मरम्मत करता है, गर्भाशय की मरम्मत। और गर्भाशय की मरम्मत करके उसको रोपण के लिए तैयार करता है। रोपण का मतलब अगर यदि ये अंडाणु अंडवाहिनी में चला गया, निषेचन हो गया, तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। भ्रूण बन गया तो बच्चे का परिवर्तन होगा। बच्चे का परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गर्भाशय की। तो अब ये गर्भाशय को रोपण के लिए कौन तैयार करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब ये गर्भाशय में निषेचन रोपण हो गया, तो फिर उसके बाद में जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहेगा तब तक ये कार्पस ल्यूटियम रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती रहेगी। लेकिन आप सोचें कि अगर यदि मान लो निषेचन नहीं हो तो फिर क्या होगा, निषेचन नहीं होने पर, अब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा क्या, नहीं। भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो गर्भाशय की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं। तो गर्भाशय की आवश्यकता नहीं है तो फिर कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट। और नष्ट होकर ये किसका निर्माण करवाती है, कार्पस एल्बिकेंस का निर्माण करती है। और कार्पस एल्बिकेंस से फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण बंद हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण बंद होते ही फिर गर्भाशय टूटकर वापस बाहर रक्त के साथ बाहर निकल जाएगा, जिससे रजचक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मादा का अंडाशय है, इस अंडाशय में निरंतर क्रमिक हार्मोनीय परिवर्तन हो रहे हैं, और इन्हीं हार्मोनीय परिवर्तनों के कारण इन मादाओं में लगातार शारीरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। और इन्हीं हार्मोनीय शारीरिक परिवर्तनों का क्रम कहलाता है जनन चक्र, जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।